Hello students, welcome to Ayurveda. Today we are going to discuss about the basic introduction of Dhatu and also what are Dhatu Poshan Nyay. So let's get started. सबसे पहले श्लोक आता है अष्टांग संग्रह संहिता में। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान शरीर धारयन्तेते धात्वा आहारश्च सर्वदा। इसमें आचार्य वाग्भट का यह कहना है कि सप्त धातु 7 प्रकार के जो धातु बताए गए हैं आयुर्वेद में, और आहार मतलब हमारा आहार जो हम खाना खाते हैं, ये दोनों चीजों पे सदा शरीर को धारण एवं पोषण करते हैं। ये दोनों चीजें 7 धातुएं और आहार जो हम खाते हैं ये सदा शरीर का धारण और पोषण करते हैं। धारण मतलब शरीर को सपोर्ट करना और पोषण मतलब शरीर को न्यूट्रिशन देना। आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि शरीर को धारण और पोषण करने के लिए 2 चीज रिस्पॉन्सिबल है। पहला है धातु, 7 प्रकार के धातुएं, और दूसरा है आहार। और धातु क्या है यह आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताया है। धारणात धातवः, ये धातु की परिभाषा है। धारणात धातवः इसका मतलब जो शरीर को धारण करता है, जो शरीर को धारण करता है मीन्स जो शरीर को सपोर्ट देता है, उसे आयुर्वेद में धातु कहा गया है। हम देखेंगे 7 प्रकार के धातु कौन से हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। आचार्य वाग्भट का श्लोक है, अष्टांग हृदय का श्लोक है, रस असृग मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवः सप्तदुष्या। मतलब ये 7 प्रकार के धातु आयुर्वेद में बताए गए हैं। जो है सबसे पहला आता है रस धातु, उसके बाद आता है रक्त धातु, उसके बाद आता है मांस धातु, देन मेद धातु, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 प्रकार के धातु आयुर्वेद में बताए गए हैं। और अगर हम इन धातुओं को मॉडर्न कोरिलेशन के साथ समझे तो रस धातु को हम प्लाज्मा और लिम्फ टिश्यू के साथ समझ सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनके कार्यों के अनुसार हम रस धातु को प्लाज्मा या लिम्फ टिश्यूज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद रक्त, रक्त मतलब ब्लड टिश्यूज हम समझ सकते हैं। उसके बाद आता है मांस, मांस मतलब मस्क्यूलर टिश्यूज। मेद, मेद मतलब होता है फैट, तो यहां मेद का अर्थ हो जाएगा एडिपोज टिश्यूज। अस्थि मतलब बोन टिश्यूज। मज्जा यानी बोन मैरो टिश्यूज, और शुक्र को हम कंपेयर कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के साथ। ये जो मॉडर्न कंपैरिजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम कर सकते हैं। बट अगर आयुर्वेद में धातुओं की बात करें तो आयुर्वेद में धातु ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, जो कि हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मॉडर्न के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट मॉडर्न के जो टिश्यूज हैं वो एक अलग फंक्शन है। मॉडर्न में जो टिश्यूज बताए गए हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे बताए गए हैं। बट जो आयुर्वेद में धातु बताए गए हैं ये एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, और आयुर्वेद में धातुओं को ही शरीर को धारण करने का कारणीभूत बताया गया है। मतलब धातु से ही जो बॉडी है, जो शरीर है, वो सपोर्टेड रहता है। मूविंग ऑन, अभी हम देखेंगे धातु पोषण क्रम। जो हमने 7 धातुएं पढ़े हैं उन धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है और किस क्रम से होता है। तो श्लोक है रसाद रक्तम ततो मासम मासन मेद प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्ञम शुक्रम तु जायते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हर एक धातु, जो हमने 7 धातु पढ़े हैं, वो हर एक धातु अगले धातुओं को पोषण करता है। मतलब यहाँ पे सक्सेसिव न्यूट्रिशन मिलता है धातुओं को। जैसे कि रस धातु पोषण देगा रक्त धातु को, फिर रक्त धातु से पोषण मिलेगा मांस धातु को, मांस धातु से पोषण मिलेगा मेद धातु को, और मेद से पोषण मिलेगा अस्थि धातु को, और अस्थि से मज्जा, और मज्जा से फाइनली शुक्र धातु को पोषण मिलेगा। तो जो धातु पोषण क्रम है वो
सक्सेसिव मैनर में है, रस से लेके शुक्र तक, वन बाय वन हर एक धातु दूसरे धातु को पोषण देते हुए आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से एक धातु से दूसरे धातु का फॉर्मेशन होगा, एक धातु से दूसरे धातु की उत्पत्ति होगी। तो ये धातु की उत्पत्ति या फिर धातु को पोषण देने के लिए क्रम तो ये है, बट इसके लिए कुछ न्याय भी बताए गए हैं आयुर्वेद में। जैसे कि हम समझ सकते हैं कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं आयुर्वेद में, जो कि हमें बताता है कि धातुओं का पोषण शरीर में किस तरीके से होता है, और जो क्रम बताया गया है तो वो क्रम से पोषण किस तरीके से होता है। तो उसमें जो न्याय बताए गए हैं और जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो है, सबसे पहला आता है क्षीर दधि न्याय। क्षीर दधि न्याय, क्षीर का अर्थ होता है मिल्क, दूध, और दधि का अर्थ होता है दही, मतलब कर्ड। सो यहाँ पे क्षीर और दधि को एग्जाम्पल देते हुए किस तरीके से क्षीर का दधि में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस चीज को एग्जाम्पल देते हुए एक न्याय बताया गया है, वो है क्षीर दधि न्याय। और इसमें जो प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ये चीज हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड न्याय आता है केदार कुल्य न्याय। केदार कुल्य न्याय, केदार मतलब होता है एक फील्ड या फिर जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं खेत, और कुल्या मतलब होता है नहरें, मतलब चैनल्स। सो खेत और चैनल्स और नहरों का एग्जाम्पल देके ये न्याय बताया गया है। और इस न्याय में जो प्रिंसिपल है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल। उसके बाद थर्ड आता है खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय, यहाँ पे खले का मतलब है खलियान और कपोत का मतलब होता है कबूतर। सो खलियान और कबूतर का एग्जाम्पल देते हुए ये न्याय बताया गया है। और ये सिलेक्टिव अपटेक ऑफ नरिशमेंट, सिलेक्टिव अपटेक ऑफ नरिशमेंट इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और उसके बाद फोर्थ न्याय आता है एक काल धातु पोषण न्याय। अभी हम वन बाय वन ये सारे न्याय देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्टिव अपटेक ऑफ नरिशमेंट होता है। तो सबसे पहले आ जाता है धातु क्षीर दधि न्याय। तो यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं, हमारे पास क्षीर है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दही में और दधि में। क्षीर दधि न्याय ये एक ऐसा प्रिंसिपल है और ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि एक ही द्रव्य का क्रमिक रूपांतरम, मतलब एक ही द्रव्य का ट्रांसफॉर्मेशन होके कैसे दूसरा द्रव्य बनता है, इसमें ये बताया गया है। जैसे कि दूध का और क्षीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है दही में और दधि में। इसीलिए इसे क्षीर दधि न्याय ऐसे कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, जो मूल द्रव्य है वो नष्ट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन होता है, अवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक नया रूप वाला एक द्रव्य बनता है जो कि मूल द्रव्य से टोटली डिफरेंट और टोटली अलग होता है। जैसे कि दूध से दही बनता है, बट दूध और दही इन दोनों के गुण एकदम एक दूसरे से डिफरेंट है, बट मूल द्रव्य इसमें दूध ही है और जिसका पूरी अवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन होके दही बन रहा है और कर्ड बन रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मतलब दूध अपने आप नहीं बनता है, दूध अपने आप दही नहीं बनता है, वैसे ही धातु परिवर्तन अग्नि के बिना नहीं होता है। यहाँ पे भी दूध से दही बनने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती है, वैसे ही धातु का भी दूसरे धातु में परिवर्तन होना ये एक प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसे हम कहेंगे कि धात्वा अग्नि के द्वारा होता है। तो जिस तरीके से दूध से दही बन रहा है, उसी तरीके से रस धातु से रक्त धातु, रक्त धातु से मांस धातु, मांस से मेद धातु, इस तरीके से परिवर्तन होता रहता है। यहाँ इस न्याय का ये सिद्धांत है और ये कहना होता है कि रस से रक्त में परिवर्तन एक तो क्षीर दधि न्याय से हो सकता है, जिससे कि मूल द्रव्य पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके दूसरा ही द्रव्य बन जाएगा। और इस क्रिया में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है धात्वाग्नि, मतलब मेटाबॉलिक एनर्जी जो एट दैट पॉइंट वहां पे प्रेजेंट होती है। रस धातु की अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी होती है और रक्त धातु की अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, जिसे ही धातु की अग्नि या धात्वा अग्नि कहा गया है। और इसी धात्वा अग्नि के कारण ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉसिबल हो पाता है। दूसरा न्याय आ जाता है केदार कुल्य न्याय। जैसे कि मैंने बताया, केदार मतलब खेत
और कुल्या मतलब नहर और चैनल्स। तो ये न्याय बताता है कि पोषण द्रव्य या फिर आहार रस जो शरीर में आता है, वो शरीर के विभिन्न भागों तक क्रमशः इन चैनल्स के माध्यम से पहुंचता है। जो आहार रस हम ग्रहण करते हैं या जो फूड हम खाते हैं, वो पूरे बॉडी में क्रमशः फैलता है या क्रमशः पहुंचता है थ्रू द चैनल्स, और जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं स्रोतस। और इसमें एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने खेत और नहरों का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि खेत का पानी छोटी छोटी नहरों से या फिर छोटे छोटे चैनल से डिफरेंट डिफरेंट खेतों को पहुंचाया जाता है। जो खेत सबसे पास होता है, सबसे पहले उसे पानी मिलता है, और फिर उसके बाद क्रमशः एक एक खेत को मिलता है, और जो सबसे दूर होता है उसे सबसे एंड में पानी मिलता है। तो ये एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि धातुओं का पोषण भी इसी तरीके से क्रमिक होता है। जो धातु सबसे पास होता है उसे सबसे पहले पोषण मिलता है, और जो दूर होता है उसे बाद में पोषण मिलता है। सो इस चीज को अगर हम साइंटिफिकली समझने जाए तो ये बात आ जाती है कि जैसे हम आहार रस का ग्रहण करते हैं और जो पोषण द्रव्य है आहार रस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम फूड का ग्रहण करते हैं, उसमें से जो आहार रस डाइजेशन के बाद बनता है, उस आहार रस का एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद जो पोषण द्रव्य है, वो एक एक धातु क्रमशः एक एक धातुओं को वो पोषण द्रव्य मिलते हैं। जो धातु सबसे पहले होता है, जैसे रस धातु, तो सबसे पहले रस को मिलेगा, उसके बाद क्रमशः रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन्हें मिलेगा। इस तरीके से केदार कुल्य न्याय का सिद्धांत बताया गया है आयुर्वेद में, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक के बाद एक धातु को डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और उसी तरीके से धातुओं का पोषण होता है। थर्ड न्याय हमने देखा खले कपोत न्याय। जिस तरीके से खलिहान में कबूतरों के लिए दाने डाले हुए होते हैं और हर एक कबूतर आके अपने अपने हिस्से का दाना लेके उड़ जाता है, जिसे जितना चाहिए होता है उतने दाने वो लेते हैं। कोई एक लेता है, कोई दो या कोई तीन। तो इस तरीके से अपने अपने दाने उठा के जो कबूतर चले जाते हैं, उसी तरीके से धातुओं का पोषण शरीर में बताया गया है। धातुओं के इसमें ऐसे बताया गया है कि जिस तरीके से आहार रस या फिर पोषण द्रव्य शरीर के सभी अंगों तक या फिर धातुओं तक एक साथ और अपनी अपनी आवश्यकता और अपनी अपनी नीड के अनुसार पहुंचता है। सभी धातुएं एक साथ एक ही समय में आहार रस से अपना अपना अंश ग्रहण कर लेती है। यहाँ क्या होता है कि सारे धातुएं, यहाँ क्रमशः नहीं बताया गया है या वन बाय वन नहीं बताया गया है। यहाँ बोला गया है कि सारे धातुएं एक साथ अपना अपना आहार, अपना अपना पोषण द्रव्य अपनी अपनी नीड के अनुसार आहार रस से ले लेता है, अपने अपने अंश को ग्रहण करता है। और ये ग्रहण करने की जो क्षमता है, ये उसी धात्वाग्नि से आती है जो मैंने अभी मेंशन किया, द मेटाबॉलिक एनर्जी ऑफ दैट स्पेसिफिक धातु। उस धातु की स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एनर्जी से वो अपनी अपनी पोषण द्रव्य को ग्रहण करते हैं और उनको चैनल्स के द्वारा ये सारा पोषण मिलता है। जो बॉडी में चैनल्स होते हैं, जिसे ही आयुर्वेद में स्रोतस कहा गया है, उन्हीं के द्वारा धातुओं को अपना पोषण द्रव्य और पोषण अंश मिलता है। खले कपोत न्याय यही बताता है कि जैसे कई कबूतर एक ही खलियान से अलग अलग मात्रा में दाना चुनते हैं, वैसे ही धातुएं पोषण द्रव्य से अपना अपना भाग लेती है और उसी तरीके से धातुओं का पोषण होता है। उसके बाद आता है एक काल धातु पोषण न्याय। एक काल धातु पोषण न्याय भी खले कपोत न्याय जैसे ही सिद्धांत है, और ये न्याय भी यही बताता है कि सारे धातुओं का पोषण एक साथ ही होता है, क्रमशः नहीं होता है। एक ही काल में सारे धातुएं अपना अपना पोषण का अंश पोषण द्रव्य से लेती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में और अगले पार्ट में हम देखेंगे रस धातु। हम शुरुआत करेंगे रस धातु, और रस धातु क्या होता है। Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching this video.